नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 5 है कंप्लीट जीएस रिवीजन का। और अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो पहले शुरू के कोई भी 4 लेक्चर में से कोई लेक्चर देख लीजिएगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। 4th लेक्चर में जहां से हम लोगों ने चीज़ें को बंद किया था, वहीं से 5th लेक्चर में चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। और यकीन मानिए इसके 2-3 लेक्चर और बड़े बड़े आएंगे, और अगर आपने वो पूरे कर लिए तो आपको लगेगा कि आपने जीएस में कुछ किया है। ये वो पीडीएफ है, करीब 400 पेजों की पीडीएफ है, जिसमें कि मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अभी इस सेशन को आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, ये खास तौर से टारगेट किया गया है सुपर टेट, जो जूनियर वाला सुपर टेट होने जा रहा है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जीआईसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, होने वाला जो फ्यूचर में सुपर टेट है उसके लिए। और अगर आपको लगता है कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक बार पीसीएस के पेपर्स के क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको अंदाजा मिल जाएगा। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर ये वीडियो देखिए, उसके बाद मन करे तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 3 लेक्चर आ चुके हैं जूनियर सुपर टेट के कंटेक्स्ट में, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल वीडियोस आती हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, वो जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर इस चैनल से बाहर कभी नहीं आता है, नहीं आएगा, लिमिटेड वीडियो में। चलिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वायरस से होने वाली डिजीज, क्वेश्चन को इस फॉर्मलाइज करके लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट वायरस है जिससे कि होने वाली डिजीज कौन कौन सी होती है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है HIV, नाम पता है आप लोगों को, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। ये एक प्रकार से एक ऐसा वायरस जो कि 1985 के दशक में आया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और अभी तक इसका कोई इलाज खोजा नहीं गया है। HIV वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से, अगर इन्फेक्ट हो जाए व्यक्ति तो बहुत तेज़ी से उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, श्वेत रक्त कणिका है, उसको बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, घटा देता है, जिससे कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता एकदम से नष्ट हो जाती है और इस वजह से वो अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियेंसी सिंड्रोम। इस एड्स जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा नाम का टेस्ट होता है, ये भी पेपर में आया हुआ है। इसके फैलने के 3 बड़े तरीके हैं। ये पहली बात तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, छूने से, साथ खाने से, बैठने से नहीं फैलती। दूसरी बात, ये सबसे इसका बड़ा जो रीज़न है वो असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्स या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट माँ है उससे होने वाले बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप लोगों ने मल्टीपल एक ही सिरिंज से कई लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो वो उससे भी ये एक प्रकार से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है जी। जो उसके बाद अगला वायरस है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत डेंजरस वायरस है, खासतौर से महिलाओं के लिए, जो कि महिलाओं में जो ये यूट्रस का जो कैंसर होता है उसका असली कारण ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को माना जाता है। इसका वैक्सीनेशन भी आता है, जो कि वैक्सीनेशन 9 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को भी कराया जाता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, खास तौर से इसका बड़ा एक कोर रीज़न होता है कि अनहाइजीनिक कंडीशन में लिविंग करने से, इसके साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाली डिजीज़ भी है। अननेचुरल सेक्स या अनहाइजीनिक तरीके से सेक्स करने पे ये वायरस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है तो भी ये वायरस एक्सेस कर जाता है। आप इसीलिए बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा मस्से हो जाते हैं, तो जो वार्ड्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसका फैलने का कारण भी HPV वायरस ही होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, डेंगू वायरस होता है एडीज मादा मच्छर से, बहुत ही डेंजरस बीमारी है, मच्छरों के से फैलने वाली कैटेगरी में। और ये खासतौर से मानसून के समय में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देशों में फैलता है, खासतौर से ब्राज़ील, इंडिया, ताइवान, फिलीपींस वगैरह इस रीजन में, ऐसे वाले, है ना। और बहुत डेंजरस होता है। 4 प्रकार के डेंगू के वेरिएंट होते हैं और ये वायरस बहुत तेज़ी से व्यक्ति के शरीर में एंटर करने के बाद 3 से 4 दिन में सिम्टम दिखाता है, जिसके सिम्टम होते हैं सर दर्द से लेकर बुखार, और उसके बाद बॉडी में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चले तो फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा भी आप लोग बोलते हैं, हर साल जो ये वायरस से ही फ्लू फैलता है, इन्फ्लुएंजा, और हर साल ये अपडेटेड होकर वायरस आता है। इसी वजह से फ्लू का कोई इलाज नहीं है। फ्लू हर साल अगर आएगा तो किसी ना किसी को होता ही है और बॉडी फिर अपने आप ठीक होती है ना। नेक्स्ट है मम्स या मिसल्स, जो चकत्ते हो जाते हैं, जो खसरा जो होता है वो भी वायरस की वजह से होता है। नीचे है कोरोना वायरस, बताने की आवश्यकता नहीं, कोविड SARS-2 फैमिली का ये वायरस है, जो कि पूरी दुनिया में इसने क्या स्थिति कर रखी है आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। अंधेरे का दीपक किसको बोला जाता है? अंधेरे का दीपक बोला जाता है जी सफ़ेद फास्फोरस को। सफ़ेद फास्फोरस जो परमाणु क्रमांक जिसका कि 15 है और जिसका द्रव्यमान 31 है, ये 2 टाइप का होता है, एक तो रेड फास्फोरस और एक वाइट फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस तो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, बच्चे जैसे माचिस की तिल्ली पे वही लगा होता है, हम जब उसको टेम्परेचर देते हैं तभी होता है। लेकिन जो वाइट वाला फास्फोरस होता है वो तो बस बहुत रिएक्टिव होता है, और वो ऑक्सीजन के टच में या ब्लास्ट
ऑक्सीजन के टच में है, ब्लास्ट। इसीलिए जैसे इसे बाहर निकालते हैं तो ये जलने लगता है, इसीलिए इसको अंधेरे का भी दीपक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारी अर्थव्यवस्था के विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण है, पीसीएस में क्वेश्चन आया था ये, कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, कुशल कारीगर नहीं है। कुशल जो कारीगर होते हैं वो विदेश चले जाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी लोग, है ना। आज चाइना क्यों इतना आगे निकल गया, बिकॉज चाइना के पास लो कॉस्ट स्किल्ड लेबर है, इसी वजह से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। एप्पल का आईफोन का सॉफ्टवेयर रेडी होता है कैलिफोर्निया में, असेंबल होता है, उसके नट बोल्ट और फिट होता है वो शंघाई में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और यकीन मानिएगा कि इस पीडीएफ से आप लोग को इमेंस हेल्प मिलने जा रही है। एमकीर्ति ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो डू इंस्टॉल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच कर दीजिए इसको, हमने ऑलरेडी इसको मैच किया है, जस्ट आपको समझाना है। क्या बोल रहा है कि पायरीन क्या होता है, पायरीन जी आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको हम SO2 बोलते हैं, अगर वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडों का राजा। और इसीलिए जब बारिश होती है इसके साथ मिलके तो ये एसिड के रूप में बरसता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स जो होती है वो एक प्रकार की गैस है कैटेगरी की, जो कि ठंडक देने के लिए यूज़ की जाती हैं। एसी में, फ्रिज में यही गैसें यूज़ होती हैं, फ्रियॉन्स, मैफ्रॉन्स, है ना, यही सब। CFC भी इसी कैटेगरी की, इसी फैमिली की एक गैस है। नेक्स्ट फुलरीन। फुलरीन क्या होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है बच्चे, फुलरीन कार्बन का एक एलोट्रॉप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन आ गया नदियों का। पंजाब क्यों बोलते हैं, 5 नदियों का राज्य है वो, ये 5 नदियां एक प्रकार से। तो देखिए 2 कैटेगरी में नदियों को बांट दिया हमने, रावी सतलुज ब्यास कैटेगरी 1, सिंधु चनाब झेलम कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 2 है। अब सिंधु चनाब झेलम इसका मैक्सिमम पानी पाकिस्तान यूज करता है, व्यास रावी सतलुज का इंडिया यूज करता है, इसीलिए 2 कैटेगराइज किए गए। 1960 के दशक में, क्योंकि जो नदियों का फ्लो है पश्चिम में वो इंडिया से होते हुए कुछ नदियां पाकिस्तान में जाके मिलती हैं, और ये सारी नदियां सिंधु मिलती हैं और सिंधु पाकिस्तान जाती है, तो नदी के जल का बंटवारा के ऊपर विवाद चल रहा था। तो 1960 के दशक में वर्ल्ड बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच में मेडिएशन की, मतलब मध्यस्थता की, और इसी के साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई, सिंधु जल बंटवारा हुआ कि किस प्रकार से इसका जल हम प्रयोग करेंगे। तो इसको आप लोगों को आइडिया को ध्यान देना है, पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, इलाहाबाद की संधि क्या थी बच्चे, इलाहाबाद की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। इलाहाबाद की संधि जब अंग्रेजों ने मुगलों को हराया उसके बाद हुई थी। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम जो अंधे हो गए थे उनके बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो उनको मिल गए थे। द्वैध शासन का जन्म यहीं से हुआ था। दीवानी अधिकार, रेवेन्यू वाले राइट अंग्रेजों को मिल गए, और फौजदारी मतलब कानून व्यवस्था संभालने वाले राइट मुगलों के पास थे, है ना। अब मतलब वहाँ के नवाबों के पास पैसा इधर जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उधर है, इसीलिए बंगाल की मट्टी पलीद हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि आप लोगों को ध्यान देना है। इसी के तहत मुगल बादशाह को पेंशन पे रख दिया गया कि 26 लाख की पेंशन मिलेगी आपको सालाना, ठीक है, जिसको खराज के नाम से जाना गया। ठीक है, ये संधि कब हुई थी, बक्सर का जो वॉर हुआ था ना 1765 वाला, उसके बाद हुई थी, जब मट्टी पलीद हो गई थी लोगों की। बक्सर युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था अंग्रेजों को, उसका भी हर्जाना लिया गया इस संधि के तहत। 40 लाख रुपए वसूले गए मुगलों से ही खर्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है वो, उसके बाद कृष्णा और कावेरी दक्षिण भारत की सबसे जबरदस्त नदियां हैं। इनके ड्रेनेज पैटर्न बच्चे कैसे हैं, देखिए सारी नदियों के ड्रेनेज पैटर्न अलग अलग होते हैं। जो दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं इनके ड्रेनेज पैटर्न है ट्री टाइप के, इस टाइप के। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है, ये सारे वेस्टर्न कोस्ट से निकलते हैं और ईस्टर्न कोस्ट में जाके गिरते हैं। ठीक, चलिए ये नदियाँ पुरानी हैं बिकॉज गोंडवाना लैंड ही पुराना है, दक्षिण का भारत ही पुराना है। गोंडवाना लैंड में बसा हुआ है, वो थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए नदियों में वर्ष भर पानी नहीं होता है, क्योंकि उत्तर की नदियों में हिमालय से ग्लेशियर पिघलते हैं ना, इसलिए वर्ष भर रहता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, तो बोलेंगे कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है। पोटेशियम का
सिंबल होता है K और सोडियम का सिंबल होता है Na। तो पोटेशियम का क्रमांक है 19 और सोडियम का क्रमांक है 11। तो इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप ब्रेक करेंगे तो 2 8 1 हो गया बच्चे, और इसकी कन्फिग्रेशन अगर आप ब्रेक करेंगे 2 8 8 1 हो गया बच्चे। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को पता है रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, बिकॉज नींद आएगी आप लोगों को। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे ना, मेरे वीडियो उनके लिए हैं। मैं चाहूँ तो ब्लैबरिंग करके बहुत और भी क्राउड अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ का मुझे घमंड है कि हमारे पास बहुत शानदार, थोड़े लेकिन शानदार बच्चे हैं। ठीक, देखिए आप लोग को पता है, मैं थोड़ा सा जगह लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझाया तो। ये सोडियम का एटम है, सॉरी ये पोटेशियम का है, ये सोडियम का एटम है। ठीक है, आपको पता है कि हर एटम में एक अलग अलग ऑर्बिट बने होते हैं बच्चे। इन्हीं ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। तो हर ऑर्बिट लगा लो, घर लगा लो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी संख्या फिक्स है बच्चे। पहले घर में मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं, दूसरे घर में मैक्सिमम 8 ही रह सकते हैं। 2 4 6 7 8, 2 4 6 8, ठीक है। और उसके बाद इसी प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अब देखो सीधी सीधी लॉजिक बात है, ये है नाभिक। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बिल्कुल पास रहेगा, उसको नाभिक के पास, न्यूक्लियस के पास एक फोर्स होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखती है। केमिस्ट्री में या विज्ञान में जितनी भी रिएक्शन, जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो सिर्फ स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए होते हैं बच्चे। तो स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब उनके घर पूरे भरे हुए होंगे, शांति होगी। तो देखिए जिसके पूरे, अब देखिए जैसे कि ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम 2 8 8 18 हो गए, और लास्ट वाला सिंगल बचा हुआ है। इसी प्रकार से मैं इधर घुमाता हूँ, इनके घर देख लीजिए, ये लगा लो, रुको 1 मिनट में समझाए तो अच्छे से। पोटेशियम सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, है ना, 2 4 6 8, लास्ट वाला बचा इस घर में। इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, पहले घर में 2, दूसरे घर में 8, तीसरे घर में 8, लास्ट वाला अकेला बचा है। अब देखो लास्ट वाला यहाँ चौथे घर में पड़ा हुआ अकेला, और इसका लास्ट वाला तीसरे घर में अकेला पड़ा हुआ है। तो सोडियम चाहता है कि मैं कितना जल्दी इस इलेक्ट्रॉन को खाली भेज, जो अकेला इलेक्ट्रॉन इसे दूर भेज दूं ताकि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। पोटेशियम भी यही चाहता है कि इसको मैं जितना जल्दी उतना जल्दी दूर भेज दूं, हटा दूं यहाँ से, ताकि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। बिकॉज कोई भी रिएक्शन होती है सिर्फ स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए बच्चे। बोल को आप छोड़ दोगे, तब तक टप्पा खाती रहेगी जब तक उसमें एनर्जी होगी। जब उसकी एनर्जी खत्म तो वहीं शून्य हो जाती है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो इन दोनों की नेचर बहुत है कि बहुत जल्दी इसको छोड़ें और हम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लें। अब देखो सीधी बात है, जो बच्चा अपने माँ बाप से जितना दूर होता है तो माँ बाप का प्रभाव उतना ही कम होता है। अब पोटेशियम का ये आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथे घर में है, सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन तीसरे घर में है, तो ऑफकोर्स जो इसका न्यूक्लियस है वो इस पे ज़्यादा प्रभाव कम रख पा रहा है। बाकी सोडियम उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव रखता है, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेट भागेगा। इसीलिए पोटेशियम जो होता है वो सोडियम से कम पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव कैसे? जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी छूट जाए, समझ लो वो ज़्यादा रिएक्टिव। तो इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी छूटेगा बिकॉज ये थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर नहीं है इसके कंपैरिजन में। इसीलिए सोडियम सबसे रिएक्टिव मेटल होता है, उसके बाद सोडियम होता है। डन। चलिए, आई होप आपको समझ गए होंगे। समझ जाएंगे तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट ये सारी रामायण है जो कि आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बच्चा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मटके का पानी ठंडा क्यों होता है? सबको पता है भाई, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है। मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे कि जल निकलता रहता है और इवोपोरेशन होता है बच्चे। तो आपको इवोपोरेशन मतलब वाष्पीकरण आपको करना होगा। सेम इसी फिनोमिना पे कूलर भी काम करता है। चलने दीजिए झाड़ के। भारतीय संविधान का भाग 15 बच्चा किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित? 15 किससे संबंधित है? वो है इलेक्शन से संबंधित। पेपर में आ सकता है। क्या शानदार क्वेश्चन डाले गए। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल में बेल आइकन है उस पर उसको क्लिक कर दीजिए और अपने एटलीस्ट 5 से 7 दोस्तों तक जरूर भेजिए। आपको फख्र होगा, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। तो भाग 15 इलेक्शन से संबंधित है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 इसी भाग में
आते हैं। ठीक, इलेक्शन कमीशन को कौन संभालता है? इलेक्शन कमीशन को 3 कमिश्नर संभालते हैं, जिसको कि एक चीफ कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, इसी का डिटेल दिया गया। भारतीय चुनाव आयोग अनुच्छेद 314 के तहत स्थापित किया गया। चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। वेतन को आप ध्यान मत दीजिएगा, पेपर में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य बच्चे, जब हमारा संविधान बना था तब उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स थे बस। लेकिन बाद में जरूरत महसूस की गई कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति भी हमारा भी तो कुछ सम्मान होना चाहिए, हमारे भी तो कुछ फ़र्ज होने चाहिए। इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन हुई और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको हमारे संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। भाग 4 तो पहले से था, उसमें जोड़ा गया तो 4A हो गया, आर्टिकल 51A में। ठीक है जी। इसके अंतर्गत 8 फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल ड्यूटी की, 8 मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन की गई। भारत सरकार ने लागू किए 10 और 11वां लागू हो गया जब राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। 11वां राइट क्या था, 11वां ड्यूटी क्या थी कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ठीक है, 44वें संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, 44वें, 42वें की जगह 44वें कर लेना। चलो हो गया। नेक्स्ट है वुड्स डिस्पैच। ये कुछ इनके कालक्रम में लगा, कौन सी घटना कब हुई थी? वुड्स डिस्पैच भारतीय एक प्रकार से शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा। ठीक, हंटर कमीशन 1882 में आया, शिक्षा संबंधी था। सेटलर कमीशन 1917 में, सार्जेंट प्लान 1944 में। ये सारे हमारे देश में एजुकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देखना होगा। वुड डिस्पैच के ऊपर 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसकी हायरार्की एकदम देख लीजिए। ठीक है, चलिए, हंटर कमीशन प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए वर्तमान हमारी भारत की जो सीमाएं हैं उसके बारे में बात कर रहा है। मैकमोहन रेखा और एलएसी किसको बोलते हैं? भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा और एलएसी बोलते हैं। मैकमोहन रेखा जो भारत अरुणाचल का हिस्सा है ना, अरुणाचल और चीन के बीच में जो हिस्सा है उस रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और एलएसी बोलते हैं ये कश्मीर से और जो हिस्सा लगा हुआ जो डिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे बोलते हैं। उसके बाद रेड क्लिफ प्लस एलओसी भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल प्लस रेड क्लिफ लाइन कहाँ है? गुजरात से लेके पंजाब तक। नेक्स्ट डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर का सीमा रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लॉरेंज कर्व किसे बोलते हैं, किससे संबंधित है? लॉरेंज कर्व अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है बच्चे। ये लॉरेंज कर्व क्या बताता है? लॉरेंज कर्व फाइनेंशियल इनइक्वालिटी मतलब आर्थिक विषमता को दर्शाता है, से संबंधित है। किस समाज में कितनी आर्थिक विषमता है? जैसे भारत में 1% लोगों के पास देश की 90% संपदा है ना, तो ये आर्थिक विषमता है ना। इस कर्व में सीधी रेखा का अर्थ है कि आर्थिक समानता लोगों को दर्शाता है। मतलब कर्व जितना सीधा रहेगा तो वो देश वहाँ पे आर्थिक समानता है, और जितना सीधा नहीं रहेगा तो वहाँ पे आर्थिक समानता नहीं है। लॉरेंज कर्व से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारिजिया घोल क्या होता है? पेपर में आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एक्वारिजिया 2 एसिडों का मेल है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 को हम घोलते हैं 3:1 में, तो उस सॉल्यूशन को एक्वारिजिया बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा केमिकल सॉल्यूशंस के रूप में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। केक बनाने के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम केक की बेकिंग करते हैं बच्चे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। विमान ईंधन में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? विमान में एथिलीन ग्लाइकोल भैया ये रेफ्रिजरेंट, एंटी रेफ्रिजरेंट के रूप में काम करता है। ऊपर जाने पर तापमान क्रमशः घटता है। जितना आप आकाश में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होगा, अतः ईंधन जो है वो जम ना जाए, इसलिए एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ये रेडिएटर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं ना तो ग्रीन जो डलता है वो रेडिएटर यही होता है, ताकि बर्फ़ में वो ईंधन जम ना जाए, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर क्या है? गन पाउडर मतलब गन की गोली, बात खत्म। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है बच्चे। यह पोटेशियम नाइट्रेट सल्फर और चारकोल से मिलकर बनता है। ठीक,
इसे गोलियां भी बनती है इससे। टेस्टिंग बर्ड्स क्या होते हैं? स्वाद जिससे मिलता है, स्वाद। कोरोना में आजकल बोले ना स्वाद नहीं आता, बीमार हो जाते हैं। तो टेस्ट बर्ड हमारे जीभ पे अलग 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 जगह के हिस्से हैं कि तीखा, जीभ के एक हिस्से से तीखापन पता लगता है, एक हिस्से से मीठापन, एक हिस्से से कड़वापन, ये सब उसे टेस्टिंग बर्ड कहा जाता है। जीभ के अगले हिस्से से मीठेपन का पता लगता है। मान लीजिए ये जीभ है ना, तो जो इसका अगला हिस्सा है यहाँ से मीठा, क्लियर हो गया। अगले हिस्से के बाद अंदर की तरफ नमकीन और बाद में खट्टे का स्वाद, ठीक, क्लियर। सबसे पीछे तीखापन पता लगता है, सबसे पीछे तीखापन पता लगता है। यकीन बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है पीडीएफ को देख के, या कैसे लग रहा है इस क्वेश्चन के संकलन को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, सो दैट कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और आपके क्या क्या इच्छाएं हैं, देखिए मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि आप लोगों की SCRT, साइंस SST प्लस करंट अफेयर प्लस ये PDF एग्जाम में जाने से पहले कंप्लीट होगी। अभी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा मैं सेटअप में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त। मैं 6 घंटे के सेशन अकेले ले सकता हूँ, मुझे 6-7 टीचरों की नीड नहीं है, अकेले मैं 6 घंटे का सेशन ले सकता हूँ। पहले मैंने लिए 5-5 घंटे के सेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर चलेंगे, निम्नलिखित बैंकिंग शब्दावलियों के बारे में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, IMPS आजकल खूब करते ना, IMPS कर दिया, 1 सेकंड में पैसा चला गया। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह जो आप लोग करते हो, है ना, IMPS बोलते हैं। तुरंत पैसा कड़ाक से आता है, कभी भी कर लो 24 घंटे। दूसरा है, अच्छा IMPS में मैक्सिमम 1 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। अब है NEFT, बैंक तो बोलेगी NEFT कर दो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फुल फॉर्म आती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 24 घंटे होता है, ठीक। अधिकतम 2 लाख रुपए तक इससे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 7 बजे सुबह से लेकर रात शाम के 6 बजे तक, टाइमिंग में आती है सुबह 7 से 6 बजे तक। 2 लाख से अधिक की राशि RTGS से ट्रांसफर हो सकती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 3 स्थान है पेपर में आ सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट बताइए। 1942 का जब आंदोलन हो रहा था ना, गांधी जी वाला भारत छोड़ो आंदोलन, तो उस जगह पे कुछ जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट बना दी थी आज़ादी के तराने गाते हुए। तो 3 जगह थी, तामुलुक बंगाल की, बलिया उत्तर प्रदेश और सतारा महाराष्ट्र। इन 3 जगहों पे अलग सरकारें बन गई थी, पैरेलल सरकार बन गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए जगह फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सतारा, बलिया और तामुलुक। देखो तड़ाके। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? कन्हेरी की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कन्हेरी की गुफाएं बहुत ही फेमस है अलग अलग धर्मों के लिए। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। यहाँ बुद्ध की 11 मुखों वाली एक प्रतिमा दिखाई देती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। 11 मुखी बुद्ध की प्रतिमा कन्हेरी से मिलती है। इसका निर्माण ईसा की 3री शताब्दी में हुआ था। राजीव गांधी उद्यान भी यहीं पर है, राजीव गांधी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र, राजीव गांधी नेशनल पार्क के पास। चलने दो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 341 और 342 किससे रिलेटेड है भाई लोग? आर्टिकल 341.1 और आर्टिकल 342.1 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 341.1 रिलेटेड विद शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों से संबंधित है, जबकि 342.1 शेड्यूल्ड ट्राइब से, जनजाति से संबंधित है। किसी जाति को SC ST में सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे उड़ते हुए। बताइए क्या बोलते हैं इसको? शेयर मार्केट के बारे में आप लोग सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड, यही है म्यूचुअल फंड का एक रूप है ये, ELSS। कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक कंपनी होती है जो कि लोगों से पैसा लेकर और उनके बिहाफ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाती है और उससे पैसा कमा के उनको देती है, ठीक। तो जो म्यूचुअल फंड होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड, जिसमें पैसा आप कभी भी डाल दो कभी भी निकाल लो, है ना, जब मन करे तब डाला, जब मन करे तब निकाल लिया। दूसरा होता है ELSS। ELSS मतलब एक बार डाल दिया तो 3 साल तक उसको आप निकाल नहीं सकते हो, है ना, और इसके बदले आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें कम से कम 3 साल तक आपका फंड लगा रहेगा, इससे पहले आप रिडीम नहीं कर सकते और इसके बदले आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C मिलता है। ये क्लोज एंडेड फंड है। जिस पैसे को आप एक सर्टेन टाइम तक आपको रखना पड़ता है उसे क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं, और जिस पैसे को आप कभी भी डालिए कभी भी निकालिए उसे ओपन एंडेड फंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड बता दिया। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। मान लो मैंने कोई कंपनी खोली एसेट मैनेजमेंट की, AMC, और बोला जी हमें पैसे दीजिए, हम आपके बदले में शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, वहाँ से रिटर्न आपको देंगे, ऐसे,
दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। सबका मिला के पैसा म्यूचुअल फंड। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड बता दिया बच्चा। ओपन एंडेड जब चाहे तब पैसा वापस लिया जा सकता है। क्लोज एंडेड कम से कम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है अंडर सेक्शन 80C। बस बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुल मार्केट किसे बोलती है? जब मार्केट में तेजी होती है तो उसको रिकमेंड करते, उसको शो करते हैं बुल से, बैल से, बुलिश। और जब मार्केट में मंदी होती है तो शो करते हैं भालू से, बियरिश। बिकॉज भालू जो होता है वो पंजा मार के चीजों को नीचे करता है, इसीलिए बियरिश दिखाते हैं। बुल जो होता है वो ऐसे करके ऊपर करता है, उसे बुलिश बोलते हैं। चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपावली घोषणा पत्र क्या था? दीपावली घोषणा पत्र किसने जारी किया था? ये जारी किया था लॉर्ड इरविन ने। एक्चुअली इन्होंने 1929 में, अक्टूबर 1929 में भारतीयों को, वही नेहरू रिपोर्ट वाला खेल, भारतीयों को बोला था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव चलिए देते हैं, है ना, इसके बारे में, उसके बारे में उन्होंने प्रस्ताव देने की कोशिश की थी और उसको नकार दिया गया था। इसी को दीपावली घोषणा पत्र कहा गया था। आई होप बहुत कम लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये दुनिया की ऊंची पर्वतमालाएं हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट की। आल्प्स पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप में। एंडीज पर्वतमाला अमेरिका में। रॉकीज उत्तरी अमेरिका। हिमालय एशिया और साउथ आल्प्स न्यूजीलैंड। खेल खत्म, खेल खत्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार तरीके से चल रही चीज़ों को लेके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए, मैच द कॉलम करना है बच्चे। ये एजुकेशन के ऊपर है तो पेपर में आने की पूरी संभावना है। सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2001, वाजपेयी जी का टाइम। साक्षर भारत अभियान शुरू हुआ 2009। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, जो शिक्षा नीति आई तब। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। वेरी गुड। डाइट 1986 में स्थापित हुई थी, साथ में याद रख लेना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, उड़ा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैच कर देते हैं कॉलम। अब देखिए, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, कातिल क्वेश्चन। एनवायरमेंट का क्या बोल रहा है कि प्रथम जलवायु सम्मेलन, फर्स्ट क्लाइमेट समिट इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई